हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट आप अगर 12th या फिर 11th के हो तो भी वो सही रहेगा। और आगे की तैयारी करना है, जैसे कि गेट है, नेट है, इन सभी के लिए सॉलिड स्टेट जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर नेट जेआरएफ या फिर गेट का बात करें तो नेट जेआरएफ में ये कम से कम 8 से 9 नंबर तक कवर करते हैं, 8, 9, 10 नंबर तक कवर कर लेते हैं। और गेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सॉलिड स्टेट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर नॉर्मल जो सॉलिड्स रहते हैं उसकी जो ज्योमेट्री है या फिर उसका रेडियाई है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, इन सभी के बारे में हम लोग आगे बात करते जाएंगे। मिलर इंडेक्सेस आएगा, NaCl की स्ट्रक्चर आएगा, CHCl की स्ट्रक्चर भी आएगा। ठीक है, तो आज पहला क्लास है, स्टार्ट करते हैं। स्टेट को जानने से पहले हम लोगों को मैटर समझना पड़ेगा। मैटर मतलब जो पदार्थ है, होती क्या है मैटर। देखिए, मैटर को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मैटर जो है वो एक स्पेस घेरता हो, उसका स्वयं का कुछ वॉल्यूम हो, वो स्थान घेरता हो। ठीक है, उसका वेट हो, साइज हो, आयतन हो, ये सभी चीजें मैटर के बारे में नॉर्मली कहा जाता है। अब मैटर को दो भागों में क्लासिफाई किए गए हैं। पहला पार्ट जो रहता है वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन। और सेकेंड जो है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा स्टेट आ जाता है। जैसे कि आप 3 स्टेट के बारे में चर्चा किया जाएगा। एक स्टेट जो रहता है प्लाज्मा, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। जैसे गैस स्टेट के बारे में बात करते हैं, लिक्विड स्टेट के बारे में बात करते हैं और सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक जो है वो इस स्टेट से आएगा। इस बार की जो वीडियो है उसमें सॉलिड स्टेट के बारे में बात किया जाएगा। केमिकल क्लासिफिकेशन है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला प्योर सब्सटेंस और सेकेंड जो रहता है वो मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस, सेकेंड जो है वो है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को 2 भागों में, प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आता है एलिमेंट प्योर रहता है। अगर मैं आयरन के बारे में बात करूं तो केवल आयरन, सिल्वर के बारे में बात करूं तो सिल्वर, गोल्ड के बारे में बात करूं तो गोल्ड, कॉपर के बारे में बात करूं तो कॉपर, और सोडियम के बारे में बात करूं तो सोडियम। ठीक है, एलिमेंट्स जो रहता है वो प्योर रहता है। और सेकेंड कंपाउंड अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना तो एक मिक्सचर है, लेकिन वो प्योर सब्सटेंस के अंदर आएगा। एग्जाम्पल देखो, H2SO4, ये एक यौगिक है, लेकिन अगर मैं बात करूं H2SO4 का तो इसमें तो कोई और कंपाउंड नहीं है। तो क्या होगा, मेरा ये प्योर सब्सटेंस होगा, कंपाउंड। कॉपर सल्फेट है, HCl है, ये सभी आते हैं किसमें, प्योर सब्सटेंस में। अब बात करेंगे मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर 2 टाइप्स। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसमें स्टेट समान हो, अवस्था समान होना चाहिए। मिक्सचर यौगिक किससे मिलकर बनेगा, इस कंपाउंड से मिलकर बनेगा मिक्सचर। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और सेकेंड होता है
हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ये देखो, इसका अगर एग्जांपल ले तो इसमें जो है इक्वल स्टेट आता है, इक्वल स्टेट। मिलने वाले जो कंपाउंड है उसकी सभी भौतिक अवस्थाएं समान रहना चाहिए, जबकि इसमें अनइक्वल स्टेट, अनइक्वल स्टेट मिक्सचर बनेगा तो वो कंपाउंड जिसका भौतिक अवस्था अलग अलग हो उसको बोलते हैं क्या चीज, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, HCl गैस, ठीक है, और H2SO4 गैस, और एक और ले लो CO2 गैस। इन तीनों को मैं अगर मिला दूं, देखो सभी का स्टेट मैंने क्या लिखा है, समान लिखा है, गैस, ठीक है, सभी गैसेस स्टेट में है। तो ये जो मिक्सचर कहलाएगा उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आप नमक में शक्कर मिला के देखो, होमोजेनियस मिक्सचर, ठोस में ठोस का मिक्सचर तो रहेगा ना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोई एक स्टेट को चेंज कर दो, HCl लिक्विड, H2SO4 गैस और CO2 सॉलिड कर लो इसको, चलो शुष्क बर्फ कहते हैं उसको, ठोस बर्फ, ठीक है। ये जो अलग अलग स्टेट है तो इसको बोलेंगे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हिंदी में बोलते हैं समांगी मिक्सचर और विषमांगी मिक्सचर, ठीक है। अब यहां से आप फिजिकल क्लासिफिकेशन में केमिकल क्लासिफिकेशन का काम यहां तक हुआ समाप्त। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आता है जो थर्मोडायनेमिक्स से है, लेकिन हम लोग यहीं पे एक चर्चा कर लेते हैं, उसके थर्मोडायनेमिक्स में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। और एंट्रोपी का ऑर्डर पूछ ले जाते हैं, इसका एंट्रोपी ऑर्डर, इसका ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि बताइए एंट्रोपी का ऑर्डर क्या है। एंट्रोपी एक एनर्जी है, ऊर्जा का ऑर्डर क्या है, मैं तो उसको बोलता हूं अव्यवस्थता की माप, यही हिंदी में लिख रहा हूं, अव्यवस्थता की माप। नॉर्मल आप लोगों को पूछूं, एक गैस का अणु है, एक लिक्विड का अणु है और ये सॉलिड का अणु है, बहुत सा है, ऐसी एक नहीं भाई, बहुत सा है। तो किसका अणु दूर दूर या फिर किसका अणु बहुत अव्यवस्थित रहता है, तो आप लोग जरूर बोलेंगे कि गैस का अणु जो रहता है वो अव्यवस्थित रहते हैं, दूर दूर रहता है ना। लिक्विड का अणु उससे कम अव्यवस्थित रहता है, बहने का गुण पाया जाता है उसमें, जबकि सॉलिड के अणु में इनकम्प्रेसिबल होता है, बहुत पास पास। सॉलिड बोर्ड जो है वो सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास पास रहते हैं। अब रहा एंट्रोपी का, तो जिसका अणु दूर दूर या फिर जिसका अणु अव्यवस्थित है उसका एंट्रोपी अधिक रहता है। क्या बोल दिया, सोचो, जिसका अणु, जैसे गैस का अणु है, उसकी अव्यवस्था अधिक रहेगी, व्यवस्थित नहीं रहेगी, तो उसका एंट्रोपी बढ़ के आता है। देखो, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका हो जाएगा, गैस का होगा। उसके बाद हो जाएगा जो गैस का अणु है उसकी अव्यवस्था अधिक होगी, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। इसका मतलब यह है कि गैस का एंट्रोपी सबसे अधिक होता है, उसके बाद लिक्विड का, देन सॉलिड स्टेट का, ठीक है। ये पूरा व्यवस्थित रहता है। सॉलिड स्टेट में आगे जब पढ़ेंगे तब चर्चा होगा कि कैसे व्यवस्था रहता है इसका। बहुत अच्छा है NaCl का एग्जांपल, नमक, ठीक है। अब एंट्रोपी ऑर्डर तो ये हो गया, गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस का सबसे अधिक होता है, सबसे कम रहता है सॉलिड का। अब एंट्रोपी जो है वो 3 प्रकार की एनर्जी से मिलकर बनता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ताकि आगे समस्या ना हो, ठीक है। एंट्रोपी जो है वो 3 प्रकार की एनर्जी से मिलकर बनता है। एंट्रोपी इक्वल टू ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी
प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी, ये 3 प्रकार का एनर्जी का सम है एंट्रोपी। ठीक है, अब ट्रांसलेशनल एनर्जी जनरेट कहां से होता है, या फिर रोटेशनल एनर्जी जनरेट कहां से होता है, इसके बारे में मैं बोलूं। ट्रांसलेशनल एनर्जी जो होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन से जनरेट होता है। ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन, जब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो वहां पे जो मोशन होता है उससे निकला हुआ एनर्जी ट्रांसलेशनल एनर्जी कहलाता है। सेकंड जो है रोटेशनल एनर्जी, वो जनरेट होता है रोटेशनल मोशन से। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल रोटेशन करे, रोटेट हो, घूर्णी गति करे, तो वहां से जनरेट एनर्जी क्या कहलाएगा, रोटेशनल एनर्जी। थर्ड वाइब्रेशनल मोशन से जनरेट होता है वाइब्रेशनल एनर्जी। एक और थी, देखो एंट्रोपी में सबसे अधिक योगदान जो रहता है वो होता है ट्रांसलेशनल मोशन का, सबसे अधिक योगदान। द मेजर कंट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रोपी इज अ ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है इसका। देखो एक मॉलिक्यूल दूसरे जगह या फिर दूसरे स्थान तक जाए तो वहां पे एनर्जी बढ़ के रिलीज होगा ना, और एक ही जगह ऐसे घूमते रहे तो अगर रोटेशनल मोशन का बात करें, रोटेशनल मोशन का बात करें तो मॉलिक्यूल तो एक ही जगह रहेगा। वाइब्रेशनल मोशन का बात करें तब भी मॉलिक्यूल एक ही जगह रहेगा और कंपन गति करेगा। ठंड के दिन में अच्छा खासा तुम लोगों का अनुभव है। ठीक है, तो मेजर कंट्रीब्यूशन किसका रहता है, इसका ट्रांसलेशनल मोशन का मेजर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे क्लास कंटिन्यू रहेगा। आज के लिए इतना काफी है। ठीक।